हेलो दोस्तों, चलिए आप सभी के लिए हम ग्रुप डी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न लेके आए हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिक क्रम पैटर्न के अध्ययन करती है? पैटर्न का अध्ययन करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। आंसर क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। बात करें अनुवांशिकी की, तो अनुवांशिकी होती क्या है जनरली? बात करें अनुवांशिकी की, तो अनुवांशिकी क्या होती है? तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ अनुवांशिकी के बारे में जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स बोलते हैं। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स मीन्स which is directly transfer from the family to the offsprings through genes, that is known as genetics. Suppose that कुछ गुण जो माता पिता के द्वारा बच्चों में जो आते हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी बोलते हैं और जीन्स बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। सपोज डैट पिता की कुछ गुण बच्चों पे आई हो या माता की कुछ गुण बच्चों पे आई हो, तो वो जो गुण आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी बोलते हैं। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका आंसर सी, अनुवांशिकी। और ये प्रश्न 23/8/2022 में पूछे गए सवाल हैं, शिफ्ट 3। जो भी सवाल यहाँ पे कराए जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे, जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते आ रहे हैं। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, हेमिटोलॉजी का संबंध किससे है? हेमिटोलॉजी का संबंध किससे है? तो हेमिटोलॉजी का संबंध हमारा किससे है? रक्त से है। रक्त से, जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ब्लड। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ब्लड। ब्लड जनरली हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और प्लाज्मा पढ़ते हैं। आरबीसी जो कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स जो हमारे क्लॉटिंग में काम करते हैं, आरबीसी जो कि बेसिकली आयरन की फॉर्म से बने होते हैं जिसकी वजह से ये रेड होते हैं। और बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो ये हमारे सोल्जर ऑफ द बॉडी होते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी ही होते हैं जो हमारे बॉडी में जर्म से लड़ने के लिए बहुत ही अपना अच्छा रोल निभाते हैं। और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं सभी के लिए हमारे आरबीसी ही उनके लिए फाइट करते हैं। और बात करें इसमें दी गई सारी ऑप्शन के बारे में, तो ऑप्शन को भी चलिए हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन को भी हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन की बात करें तो हड्डियां, सबसे पहली बात करते हैं हड्डियां जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टडी को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। बोन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसी तरह हम कुछ स्टडी के बारे में बात करें, किसको क्या बोलते हैं, कुछ जैसे इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार जनरली आ ही जाते हैं। बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोलॉजी।
बोन्स की बात करें तो ऑस्टियोलॉजी, और दूसरी की बात करें तो जैसे लंग्स, जिसे हिंदी में फेफड़ा कहते हैं, इसकी स्टडी के लिए हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। बात करें हार्ट की, जिसे हम हिंदी में हृदय बोलते हैं, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। और बात करें हम किडनी की, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में गुर्दा। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। 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 और कुछ इम्पोर्टेंट्स की बात करें तो जैसे ब्रेन भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो ब्रेन की स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं और किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, तो इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं करना है। और बात करें इस प्रश्न का आंसर जो था हेमाटोलॉजी, इसका संबंध किससे? रक्त से, मीन्स ब्लड से। तो चलिए हम फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर है रक्त, ब्लड, जो कि 14/12/2014 शिफ्ट 1 का प्रश्न है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी जिसे जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, मीन्स द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट्स इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। कुछ और अध्ययन की बात करें, जैसे कीड़ों की अध्ययन को, इंसेक्ट्स की अध्ययन को, इंसेक्ट्स की अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। 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 कीड़े की अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। और फिर बात करें हम पर्यावरण की अध्ययन को। पर्यावरण की अध्ययन को तो जनरली बहुत इजी है, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। वैसे इनको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। अब मॉर्फोलॉजी के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीवों की बाह्य संरचना का अध्ययन जो होता है वो हमारे क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजी। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4, जीव जंतु का कौन सी शाखा जो मानव समाज से संबंधित है? जीव जंतु विज्ञान, मीन्स जंतु विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मानव समाज से संबंधित है? अगर इसका बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्थोपोलॉजी। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट्स लगेंगे उसको मैं बताते चलूँगा ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। इसका आंसर क्या है? ऑर्थोपोलॉजी। 2019 के प्रश्न है, शिफ्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा दिया गया, जंतु विज्ञान विकास। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान ये किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणुओं का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? जीवाणुओं का अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जीवाणुओं का अध्ययन है। और इसमें बात करें कुछ इम्पोर्टेंट्स की जो हमारा ऑप्शन में दिए गए हैं,
उनका अगर हम बात करें तो जैसे पौधा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पौधा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मीन्स प्लांट्स के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इसकी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? बोटेनी, BOTANY, बोटेनी। और बात करें जीवाणु के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो जीवाणु के अध्ययन को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, BACTERIOLOGY, बैक्टीरियोलॉजी। और इसी में हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में विषाणु, विषाणु जिसको इंग्लिश में हम क्या वायरस भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वायरस, वायरस जिसकी अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। आज हम जनरली अध्ययन से संबंधित प्रश्न को लिए हैं ताकि अध्ययन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम आज ही ख़त्म कर दें, ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, कोई भी शिफ्ट हो, चाहे रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर SSC की, उसमें अध्ययन से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा ना छूटे। इसीलिए हम ज़्यादातर कोशिश किए हैं कि आज उसी प्रश्न को उठाया जाए जो किसी ना किसी से अध्ययन से संबंधित हो। इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा अध्ययन का प्रश्न ज़्यादा दिख रहा होगा तो मैंने उसी को थोड़ा सा टारगेट करते हुए आज मैं उठाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है जीवाश्मों की अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों, जीवाश्मों की अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान, इसका अध्ययन हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। बात करें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया माइक्रोलॉजी किससे संबंधित है? माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी हमारा किससे संबंध है? तो माइक्रोलॉजी हमारा किससे संबंध है? तो कवक से संबंध है। कवक जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं फंगस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंगस। फंगस का जनरली एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फंगस की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो फंगस का एग्जाम्पल पहला ईस्ट, मोल्ड। ईस्ट मीन्स फफूंदे, जो खाना पे देखते होंगे कि फफूंदे तरफ कुछ सफ़ेद सफ़ेद या ग्रीनिश कलर के पड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं फफूंदे, उसी को हम बोलते हैं ईस्ट, मोल्ड। फिर बात करें तो मशरूम, मशरूम जिनको जनरली हम खाने के रूप में भी यूज करते हैं। मशरूम जिसे हम खाने के रूप में यूज करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एगारियस, इसी को हम क्या बोलते हैं? एगारियस। ये जो एगारियस है इसको अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ये जो एगारियस है ये मशरूम से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इनको ज़रूर आप नोट कर लें। और फिर बात करें हम सवाल की, बात करें हम किसकी? सवाल की। सवाल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एल्गे, एल्गी, एल्गी। एल्गी जनरली होता क्या है? एल्गी एक ऐसा टाइप है जो ना तो किसी स्टीम में ना तो किसी लिप्स में होते हैं, और ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जनरली ये पानी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, मीन्स वाटर, वाटर से संबंधित, माने वाटर में जहाँ पाए जाते हैं ये हमेशा तालाब, नदी, पोखर उसमें पाए जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सवाल बोलते हैं। बात करें ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 3 जीवाणु की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीज़ के बारे में बता दीजिए। जैसे पहला डिजीज़ के बारे में बात करें तो टेटनस,
टेटनस एक ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होते हैं और ये बेसिकली आयरन पार्टिकल से होते हैं। बेसिकली किससे होते हैं? आयरन पार्टिकल से। आयरन पार्टिकल से ही हमें टेटनस होते हैं। तो जिसे भी आयरन पार्टिकल से किसी तरह की कोई कट हो जाए या फिर एनी टाइप्स ऑफ द कट्स विच इज टू कम आउट फ्रॉम द ब्लड विच आउट। और बात करें दूसरे नंबर की तो टाइफाइड। टाइफाइड। और कुछ बात करें तो टीवी, जो भी हमारे क्या होते हैं बैक्टीरिया से ही होते हैं। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबर क्यूलोसिस। ट्यूबर क्यूलोसिस। टीबी को फुल फॉर्म के रूप में हम क्या जानते हैं? ट्यूबर क्यूलोसिस। और कुछ डिजीज के बारे में बात करें जो जनरली बैक्टीरिया से होते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे निमोनिया। वो हमारे क्या हो जाते हैं? निमोनिया। जो कि कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। और अगर बात करें तो कोलेरा। और कुछ बात करें तो डिप्थेरिया। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जो कि हमारे जीवाणु से होते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कोशिश किया हूँ कि मैंने बता दूँ, इसलिए मैंने जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते थे, उनको मैंने आप सभी को बता दिया है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लें ताकि रिवाइज के टाइम में ये प्रॉब्लम ना हो कि मुझे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। बहुत ही कम टाइम में कुछ ज़्यादा पढ़ पाएंगे, इसीलिए आप लोग नोट ज़रूर कर लें। और बात करें ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया? विषाणु, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वायरस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस। वायरस जो एक संक्रामक डिजीज है। जो क्या है? संक्रामक डिजीज मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन, दैट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। सच एज द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वायरस सच एज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जिसे हम सर्दी के तौर पे भी जानते हैं, कॉमन कोल्ड। जैसे कोविड-19, इन्होंने अपना बहुत कहर मचा रखा था अपनी टाइम में, लेकिन आज इनकी भी केस बहुत कम हो गई है। कुछ कुछ केस कहीं कहीं मिल जाते हैं जनरली, बट वैसा कुछ अब है नहीं। ये भी जनरली वायरस की वजह से ही हो रहे थे। ये भी किसी भी अफेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से दूसरे को भी कोविड हो जा रहे थे। तो क्यों? ये वायरस की वजह से हो जा रहे थे। और कुछ बात करें तो और इम्पोर्टेंट्स की बात करें वायरस की, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है HIV। HIV जो कि ये भी हमारा वायरस से होता है। और ये HIV ये जो होता है ना, ये एड्स के अंतर्गत आता है। और HIV एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें हमारे बॉडी की RNA पार्टिकल्स और DNA पार्टिकल्स होते हैं, इनको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। और यही एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें कि हमारे बॉडी में DNA से RNA न बनकर हमारे बॉडी में RNA से DNA बनते हैं। यही एक प्रोसेस है कि RNA से DNA बनते हैं। वो कब होते हैं? जब हमारे बॉडी में HIV टाइप के कोई वायरस होते हैं। HIV एक ऐसा डिजीज़ है, ऑल ऑफ द डिजीज़, सभी डिजीज़ में से एक HIV एक ऐसा डिजीज़ है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसको जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जानते हैं। और फिर कुछ निडल्स जो डॉक्टर किसी दूसरे पेशेंट में यूज किए फिर किसी दूसरे में कर देते हैं, और क्या पता सामने वाले पेशेंट अफेक्टेड हो, तो इस वजह से भी हो सकते हैं। फिर ब्लड डोनेटिंग के टाइम में उस समय भी ध्यान दिया जाता है, उस सब के कारण से HIV एड्स होते हैं। लेकिन मुख्य रूप इसका जनरली जो माना जाता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को माना जाता है। और इसमें बस एक पॉइंट हमको ये याद रखना है कि HIV एक ऐसा वायरस है जिसमें कि RNA से DNA बनता है। वो क्या है? HIV। वो क्या है? HIV। और हमारा क्वेश्चन क्या था? माइक्रोलॉजी किससे संबंध है? तो माइक्रोलॉजी हमारा किससे संबंध है? तो ये कवक से संबंध है। कवक से संबंध है मीन्स फंगस से संबंध है।
बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी कवक। ऑप्शन नंबर बी कवक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, हमसे ये पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइडल वेग। इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल वेग। किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम। सुसाइडल वेग किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। इसे क्या बोलते हैं? सुसाइडल वेग। सुसाइडल वेग ऑफ द बॉडी। सुसाइडल वेग ऑफ द बॉडी मीन्स आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। और बात करें हम राइबोसोम, किसके बारे में? राइबोसोम, जो जनरली प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। राइबोसोम जनरली क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से हम जानते हैं किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। और इसी में हम बात करें एक और ऑप्शन नंबर सी की, गोल्गी तंत्र, जिसे हम गोल्गी एपाटस, गोल्गी एपाटस, गोल्गी बॉडी के भी नाम से जानते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या था? आत्महत्या की सेल, इसे लाइसोसोम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम्स मीन्स आत्महत्या की सेल मीन्स सुसाइडल वेग। ये सब सारी पॉइंट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया, ऊर्जा की मुद्रा मीन्स एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? इसे एटीपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्रिपोफेट। एंडोसाइन एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्रिपोफेट। एडिनोसाइन ट्रिपोफेस, ट्रिपोफेस्ट के नाम जानते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्रिपोफेस्ट। और बात करें इसी में हम एडीपी की, एडीपी की, इनका भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में देखा गया, इसलिए इनका भी फुल फॉर्म को याद कर लेते हैं। तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। और एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। इसका एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट, इसका एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट। इसका क्या है? एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन, जो कि एडिनोसाइन दोनों में क्या है? कॉमन है, लेकिन इसमें क्या है? ट्रिफोस्फेट। और एटीपी में क्या है? एडिनोसाइन। एटीपी में एडिनोसाइन ट्रिफोस्फेट, और एडीपी में एडिनोसाइन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होगा। ये वही तो मुझे भी लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? एडीपी का हो जाएगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट।
और एटीपी का एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3, ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3। ट्राइफॉस्फेट मीन्स क्या हो जाएगा, 3। और बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज की बात करें, जो बॉडी में क्या होता है, एनर्जी बनाने की काम करते हैं। क्या, एनर्जी बनाने का काम करते हैं। बात करें ग्लूकोज की, ग्लूकोज को हम किस रूप में लिखते हैं, C6H12O6। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी में एनर्जी के तौर पे काम करते हैं। ये एनर्जी बनाने के काम करते हैं। और इसी प्रकार हमारा 10 प्रश्न खत्म हुआ। और इसका एनर्जी करेंसी की बात करें तो इसे क्या बोलते थे, एनर्जी करेंसी एटीपी। हमारा 10 प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ये 10 प्रश्न सिर्फ ना रहकर बल्कि ये करीब 20 से 25 प्रश्न में बन चुके हैं, क्योंकि मैंने हर एक ऑप्शन, मैंने जो भी ऑप्शन लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, मैंने कोशिश किया हूँ कि उस ऑप्शन पे जितना ज़्यादा हो सके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने हर किसी को बताने की कोशिश की, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इन सभी 10 प्रश्न में से कोई भी प्रश्न हो या उनके कोई भी ऑप्शन, उनसे कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। हमारा टारगेट एक ही रहेगा, 100 to 100 मीन्स एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ के गया हूँ वो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर मुझसे गलत हो रहा है तो मुझे ये मान के चलना होगा कि सामने वाले भी गलत करेगा। मतलब तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। बाकी आप सब चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर सभी कर दीजिए। अगर चैनल अच्छा, बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्त मित्रगण जितने भी हो, भाई बंधु सभी के पास शेयर करें, ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल सके। और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इसी चैनल पे सारा एक एक करके, जितना ज़्यादा भी होगा मैं एक एक करके कोशिश करूँगा सारा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि यहाँ के अलावा कहीं और न जाना पड़े। और जो यहाँ पे मिलेंगे वो एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। तो इसी के साथ हम सभी आपसे फिर एक ही बात कहना चाहेंगे कि तैयारी पूरा मन से और लगन से कीजिए, ताकि जिस भी पेपर में बैठिए वो पेपर क्लियर ही हो जाए। तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए। थैंक यू। बाकी सेशन कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।